गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। सिंपल हार्मोनिक वेव लेक्चर नंबर 9। नए साल के इस पहले लेक्चर में आपका सबका स्वागत है। चलिए स्टार्ट करते हैं। हम लोग एनालिसिस ऑफ वेव इंटरफेरेंस में हम लोग पढ़ रहे थे, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल में इंटरफेरेंस। अब हमें बात करनी है डिफरेंट केसेस। तो देखिए, इंटरफेरेंस ऑफ द टू वेव ऑफ इक्वल एम्पलीट्यूड। देखिए हमारे पास रिजल्ट है R इज इक्वल टू अंडर रूट A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर प्लस 2A1 A2 cos phi. Okay, and now if A1 is equal to A2 is equal to A naught, then R is equal to under root A naught square plus A naught square plus 2A naught square cos phi. यहाँ से 2A naught स्क्वायर और 2A naught स्क्वायर फाई, तो 2A naught स्क्वायर कॉमन हो गया और बचा क्या, तो 1 प्लस cos phi. देखिए ओके, ज़रा इसको सॉल्व करिए तो, और मैं एक फार्मूला लिख देता हूँ, ज़रा उसकी हेल्प से ज़रा इसको बताइए कितना लिखेंगे। साइन 2 थीटा बराबर 2 साइन थीटा कॉस थीटा होता है। यहाँ पे मान लो कि थीटा 2 थीटा बराबर फाई है, तो क्या हम इसको साइन यदि फाई लिखें तो 2 साइन फाई बाई 2 इंटू कॉस फाई बाई 2 होगा। और यदि यहाँ पे पुट करेंगे तो अंडर रूट 2A नॉट स्क्वायर 1 प्लस कॉस फाई। तो देखो, अच्छा देखो कॉस 2 थीटा इज इक्वल टू, इसकी जरूरत नहीं थी, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, है ना। तो यहां से एक इधर कर दो और इसको उधर कर दो। दिस इम्प्लाई दैट यहां से इस फार्मूले से 1 प्लस चाहिए ना, एक मिनट रुकिए बेटा, और इज इक्वल टू 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो इन दोनों को कंबाइन करते हुए जरा देखो क्या लिखेंगे। तो 1 प्लस कॉस 2 थीटा इज इक्वल टू 2 कॉस स्क्वायर थीटा, है ना। तो यहाँ पे 2 थीटा को यदि हम फाई मान लें तो 1 प्लस कॉस फाई इज इक्वल टू, देखो 2 थीटा को फाई माने, थीटा बराबर फाई बाई 2, तो 2 कॉस स्क्वायर फाई बाई 2। कितने लोग कह रहे हैं कि हाँ ये लिखा जा सकता है, बताइए। ये कितने लोगों को क्लियर है कि 1 प्लस कॉस फाई बराबर ये होगा। तो यहाँ पे लिख देते हैं इंटू 2 कॉस स्क्वायर फाई बाई 2। फाइनल आपका यहाँ से आ जाएगा R इज इक्वल टू 2A नॉट कॉस फाई बाई 2, प्लस माइनस दोनों लिख सकते हैं।
पॉजिटिव में भी नेगेटिव में भी, तो ऐसे भी लिख सकते हैं या मॉड लगा दे 2। तो ये होगा मैक्सिमम एम्पलीट्यूड। ये क्वेश्चन भी है एक तरीके से, समझिए कंसेप्ट भी है। लिखिए जरा इसको। ओके, अब देखो कंडीशन फॉर कंस्ट्रक्टिव एंड डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए एम्पलीट्यूड मैक्सिमम हो जाता है और डिस्ट्रक्टिव के लिए मिनिमम। तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस देखिए, पहला केस दे देते हैं सी आई, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। तो आर शुड बी मैक्सिमम। आर को मैक्सिमम होने के लिए, चूंकि आर बराबर आपका फार्मूला होता है अंडर रूट, अगेन लिख देता हूं मैं, a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस 2a1 a2 कॉस फाइव। अब यहां पे आर मैक्सिमम होगा कब? व्हेन फाई बराबर क्या लिखें बताइए? एंगल फाई, फेज डिफरेंस कितना होना चाहिए? बहुत अच्छे, जीरो। यहाँ पे देखो जनरल सॉल्यूशन लिख रहा हूँ बच्चों, 2n पाई वेयर n बिलोंग्स टू पॉजिटिव इंटीजर 0 1 2 3 सब। ठीक है, ध्यान दो इस बात का। n बराबर 0 पुट करोगे तो ये हो जाएगा 0, 1 पुट करोगे 2 पाई, 2 पुट करोगे 4 पाई। क्या यह जनरल वैल्यू है फाई की? इस पे या r की वैल्यू मैक्सिमम होगी। तो r मैक्सिमम कितना होगा देखिए, तो r मैक्सिमम इज इक्वल टू अंडर रूट a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर, और यह कितना हो जाएगा 2a1 a2। यदि ये इतना होगा देन cos फाइव बराबर 1 हो जाएगा, 2a1 a2। तो यहाँ से हो जाएगा a1 प्लस a2 का होल स्क्वायर, रूट सॉल्व करेंगे a1 प्लस a2 प्लस माइनस दोनों। और इसका डायग्राम भी हम लोगों ने बनाया था, आपको याद होगा। और इफ a1 बराबर a2 बराबर a0, देन r मैक्सिमम इज इक्वल टू प्लस माइनस 2a।
तो यहां से एम्पलीट्यूड ए था, तो ये कितना बन गया था 2a। ठीक है, ध्यान रखिएगा इसको। यदि हम बात करें फॉर सेकेंड, फॉर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, तो आर शुड बी मिनिमम। मिनिमम होने के लिए दिस इंप्लाई दैट कॉस फाई की वैल्यू मिनिमम हो सकती है -1, फार्मूला हमारे पास इधर है ही। तो फाई बराबर जनरल सोल्यूशन बताइए, बताइए सभी लोग क्या लिखें। फाई बराबर 90 तो एक वैल्यू हुआ ना, उसके अलावा सारा बताइए। जनरल सोल्यूशन क्या लिखें, 180 बोल रहा है, 90 पे 0 होता है जी। तो सिर्फ 180 होगा। हिमांशु 270 बोल रहा है, उसको कॉस 270 की वैल्यू नहीं पता। जीरो घटाएंगे तब कम होगा या -1 कर देंगे तब सबसे कम होगा। जनरल सोल्यूशन बोलो। क्या पाई 2 पाई नहीं होगा? 2 पाई पे मैक्सिमम पाई, 3 पाई, 5 पाई, 7 पाई, क्या यही वैल्यू होंगी? तो जनरल वैल्यू क्या लिखे? 2n+1 पाई। कुछ लोगों ने दिया आंसर, खुशबू का है, रवि का है, इससे पहले भी एक लोग दिए थे। बहुत अच्छा। वेयर n बिलोंग्स टू इंटीजर, 0 पुट करेंगे पाई, 2 पुट करेंगे, 1 पुट करेंगे 3 पाई, 5 पाई, ऐसे ही आगे बढ़ता जाएगा। तो 1 2 3 4 वैल्यू पुट करते जाइए, सारे वैल्यू मिलती जाएगी। तो r की जो मिनिमम वैल्यू है, यदि यहाँ पे देखें तो √a1² + a2² और माइनस हो जाएगा यहाँ पे कॉस के इस थीटा पे लिए या इस फाई वैल्यू के लिए निगेटिव वैल्यू हो जाएगी, ये हो जाएगा 2a1। तो यहाँ से हम लोग लिख देंगे a1 + a2 का होल स्क्वायर, सॉरी a1 - a2 का होल स्क्वायर, और इसको सॉल्व करेंगे तो a1 - a2 आएगा और प्लस माइनस दोनों। मॉड इसलिए लगा दिया क्योंकि कोई ज़रूरी नहीं कि a1 ही बड़ा हो a2 भी बड़ा हो सकता, तो a2 - a1 कहें चाहिए, a1 - a2 कहें, उसका मॉड वैल्यू को प्लस माइनस, यानी एक बार पॉजिटिव एक बार नेगेटिव। एंड इफ a1 = a2 = a0, तो r की जो मिनिमम वैल्यू होगी वो 0 हो जाएगी। और इसका हम लोग डायग्राम इसका हमने प्लॉट किया था इस वाले का, याद होगा डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में। कोई कंफ्यूजन है तो बताइए, अदरवाइज लिखिए इसे।
चलो देखो, इंटेंसिटी के केस में क्या रिलेशन बनेगा, क्योंकि इंटेंसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए स्क्वायर होता है और एन स्क्वायर होता है, जो कि सोर्स पे डिपेंड करता है, एन चेंज नहीं होगा। तो क्या यहाँ से इंटेंसिटी इज इक्वल टू ए कांस्टेंट के इंटू ए स्क्वायर हमने लिख दिया। ओके, सिमिलरली यदि A1 एम्पलीट्यूड है तो क्या हम I1 के लिए के A1 स्क्वायर लिख सकते हैं। उसी तरीके से I2 होगा तो क्या A2 स्क्वायर लिख सकते हैं। सिमिलरली यदि दोनों का रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड R हो गया, तो एम्पलीट्यूड R है तो क्या हम इसको रिजल्टिंग इंटेंसिटी IR लिख सकते हैं। ये क्लियर है तो बताइए अकॉर्डिंग टू दिस रिलेशन। बताइए, कोई डाउट है। नाउ तो R बराबर होता है, देखिए, अंडर रूट A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर। तो हम इसको ऐसे लिख देते हैं, R स्क्वायर इज इक्वल टू A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर प्लस 2A1 A2 कॉस फाइव। देखिए, अब K से मल्टीप्लाई कर दो दोनों साइड, तो KR स्क्वायर प्लस सॉरी इज इक्वल टू K A1 स्क्वायर प्लस K A2 स्क्वायर प्लस 2 K को देखो ऐसे लिख रहा हूं, रूट KA1 रूट KA2 कॉस फाइव। देखिए तो क्या सारे जगह K से ही मल्टीप्लाई है। अब देखते जाइए, इधर लिखिए मत, KR स्क्वायर बराबर क्या, मैं इस पिछले रिलेशन से हम इसको इंटेंसिटी, रिजल्टिंग इंटेंसिटी इज इक्वल टू इनिशियल I1 प्लस I2 प्लस 2, और ये देखो ये क्या है टर्म, तो दोनों साइड रूट लोगे तो क्या वही टर्म बनेगा। तो रूट I1 इज इक्वल टू के रूट के A1 रूट I2 बराबर रूट के A2। तो क्या हम इसको अंडर रूट I1 I2 कॉस फाइव लिख सकते हैं। ये देखो रिजल्टिंग वेव, याद रखना है इसको। एम्पलीट्यूड के केस में रिलेशन होता है R इज इक्वल टू अंडर रूट A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर प्लस दिस। यदि हम कहेंगे दो सोर्स हैं जिसकी इंटेंसिटी है, एक I1 एक I2, दोनों के बीच का फेज डिफरेंस ये है, तो रिजल्टिंग इंटेंसिटी एट द पॉइंट ऑफ सुपरपोजिशन इज इक्वल टू IR। ठीक है, अब इसमें दो कंडीशन दे दो जो एम्पलीट्यूड के केस में पढ़े। तो पहला कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस दिया हमने, तो वहां पे cos फाइव इज इक्वल टू कितना आया था, तो कहेंगे 1 हुआ था। कब हुआ, व्हेन फाइव इज इक्वल टू 2n पाई वेयर n बिलोंग्स टू इंटीजर। तो IR इज इक्वल टू कितना हो जाएगा इस केस में, तो कहेंगे I1 और प्लस I2 और प्लस 2 रूट I1 I2। जरा ध्यान से देखिए, या इसको हम और सिंप्लीफाई करें या ध्यान से देखें, तो मैक्सिमम वैल्यू कितनी होगी इंटेंसिटी, कंस्ट्रक्टिव में मैक्सिमम वैल्यू मिलेगा, तो मैक्सिमम बताइए कितना हो गया ये क्या है, ध्यान से देखिए तो किसका होल स्क्वायर है। बहुत अच्छा,
√i1 प्लस √i2 का होल स्क्वायर। वेरी गुड। सिमिलर रिजल्ट बनेगा तो कितना कितना लिखूं मैं? बफरिंग लिखो, इसको बफरिंग हो रहा है तो लिखो, लिखते जाओ, मैं नहीं बोलता हूं। ठीक है, ठीक है हम। हाँ तो लिखो इसको जब ठीक है तो। ये सही है, हाँ रवि मौर्य ने भी सही दिया, हिमांशु। तब लिखो इसको। ओके, नोट कर लिया आपने? अच्छा अब देखिए जरा, देखिए मैक्सिमम वैल्यू आई मैक्सिमम कंस्ट्रक्टिव के केस में आया √i1 प्लस i2 का होल स्क्वायर। यदि हम कहें इफ, यदि आप में जगह होगा तो कंस्ट्रक्टिव के आगे ही लिखते जाएगा, i1 इज इक्वल टू i2 इज इक्वल टू i0, तो i की मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी जरा हमें बताइए तो। मैक्सिमम वैल्यू क्या लिखें?
और जब डिस्ट्रक्टिव का केस है आई की मिनिमम वैल्यू, तो वहां पे हमने देखा √I1 माइनस √I2 का होल स्क्वायर, तो देन I1 इज इक्वल टू I2 इज इक्वल टू I0 लिखें, तो I की मिनिमम वैल्यू क्या बनेगी? इस केस में तो कह देंगे 0 बन जाएगा। ये वेरी गुड, 4I0 सही आंसर आप लोगों ने दिया। अच्छा ठीक, ये तो स्पेशल केस हो गया। नाउ एक रिलेशन हम डिफाइन करते हैं R। R इज द रेशियो, इज द I मैक्सिमम अपॉन I मिनिमम। दो साउंड सोर्स या दो इंटेंसिटी के, चाहे स्ट्रिंग हो चाहे साउंड सोर्स, दोनों केस में इनका जो रेशियो होगा वह ट्रांसवर्स और लॉन्गिट्यूडनल दोनों ही केसेस में इनके इंटेंसिटी का क्या जनरल रिलेशनशिप बनेगा। तो देखिए यहां से लिख सकते हैं √I1 प्लस √I2 अपॉन √I1 माइनस √I2 का होल स्क्वायर। बताइए कोई कंफ्यूजन है तो बताइए हमें। और √I1 को हम देखिए पीछे यहाँ दीजिए, √I1 को हम k√A1 लिख रहे थे, √k_A1 √k_A2 √k_A1 √k_A2, तो रूट अंडर में ही कैंसिल हो जाएगा। और हमें बताइएगा जरा, थंब दीजिए कितने लोगों को क्लियर है अभी जो स्टेटमेंट मैं लिख रहा हूं, A1 प्लस A2 अपॉन A1 माइनस A2 का होल स्क्वायर होगा। ये कंफ्यूजन होगा, इसके बाद ये कैसे कन्वर्ट हो तो बताइएगा हमें, जिसको क्लियर है वो बताएगा, क्योंकि हमने अभी जब हम √I1 √I2 जब बनाए थे वहीं से ये रिलेशन आया है। ठीक है, क्लियर है सबको? तो लिखिए, फिर लिख जाइए पूरा, और ध्यान रखिएगा इस रिजल्ट पे बेस्ड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो नीट के लिए ध्यान देंगे, नीट के जो हैं टारगेट के स्टूडेंट्स, उनके लिए ये जो है रिजल्ट कभी कभी डायरेक्ट पूछ भी लिया जाता है, ना ही इस पे क्वेश्चन भी दिया जाता है, इस पर डायरेक्ट रिजल्ट भी पूछ लेते हैं कि इसका रिजल्ट ही 4 ऑप्शन होगा, क्या होगा। तो ध्यान रखें, रिजल्ट याद रहेगा तो ये 2 सेकंड में बोला बनाएंगे और आगे बढ़ जाएंगे, समझ रहे हो? तो चले हम लोग, लिखो इसको जल्दी से। कंडीशन ऑफ पाथ डिफरेंस फॉर द इंटरफेरेंस ऑफ टू वेव। तो देखिए ये कोई साउंड सोर्स है या S1 है, और यहाँ से ये कोई मान लीजिए कि वेव ट्रेवर्स कर रही है, और यहाँ पे है साउंड सोर्स S2, और ये देखिए साउंड सोर्स नहीं किसी भी टाइप का, क्योंकि साउंड सोर्स में ऐसे ऐसे फ्लक्चुएशन होता है, मान लीजिए ट्रांसवर्स ही है, तो वेव स्ट्रक्चर है, यहाँ से यहाँ तक का हमने कहा कि ये पाथ x1 है, और यहाँ से यहाँ तक के बीच का पाथ x2, इनके बीच का जो पाथ डिफरेंस है विच इज डेल्टा से भी डिनोट करते हैं या x से भी,
विच इज इक्वल टू, ये डिस्टेंस x2 और ये x1 कह लेते, कह लेंगे कि ये x2 माइनस x1 होगा। एंड फेज डिफरेंस की यदि बात करें, फाई इज इक्वल टू, तो हम लोग लिखते हैं के एक्स, याद करिए x इज द पाथ डिफरेंस। तो यहाँ पर लिखा जा सकता है के एक्स की जगह के इंटू एक्स, या x2 माइनस x1 लिखें, या के एक्स लिखें, या के डेल्टा लिखें, दैट इज द फाई फेज डिफरेंस। कैसे आया ये, तो वही सेम वही टर्म है कि फाई बराबर लिखते हैं हम ओमेगा टी, तो ओमेगा इंटू टी कितना होगा, तो यह दूरी जाने में कितना एक्स्ट्रा डिस्टेंस, तो x2 माइनस x1 बाई स्पीड कितना v, और ओमेगा बाई v बराबर k, और ये है आपका x2 माइनस x1 इज इक्वल टू फाई। ऐसे देख लिया, ठीक। तो ये तो हमको पता था कि फाई जो फेज डिफरेंस होता है फाई बराबर के एक्स होता है। और अब इसमें डिफरेंट केसेस, जो पिछले केसेस उन्होंने पढ़ रखा था कि पाथ डिफरेंस जब फाई होगा, तो इन केस ऑफ पहला कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, ध्यान देना, फाई बराबर होता है बच्चों 2n पाई, अभी हमने पढ़ा, हमने कहा याद भी रखिएगा आप। और पाथ डिफरेंस के केस में इसको लिख सकते हैं के एक्स, एक्स इज द पाथ डिफरेंस हियर। अब देखिए 2n पाई इज इक्वल टू के बराबर 2 पाई बाई लेमडा इंटू एक्स, 2 पाई गेट कैंसिल आउट एंड x इज इक्वल टू n लेमडा। तो चूंकि n की जो वैल्यू है क्या क्या होगी, तो कहेंगे 0 1 2 3 अप टू सो ऑन। तो जो पाथ डिफरेंस होगा x, उसकी वैल्यू हो जाएगी लेमडा, ठीक है, पहले 0 पाथ डिफरेंस, जब 0 पुट करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 0 लेमडा 2 लेमडा 3 लेमडा अप टू सो, ये हो गया x, ठीक। तो पाथ डिफरेंस दो वेव हैं, उनके बीच का पाथ डिफरेंस है ही नहीं, तो जहाँ पे सुपरपोज करेंगे उसके रिस्पेक्ट में भी पाथ डिफरेंस नहीं है, तो कंस्ट्रक्टिव बनेगा। 2 लेमडा है सॉरी, तो ऑल इंटीग्रल मल्टीपल्स ऑफ लेमडा, ऑल इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ लैम्डा। और यदि डिस्ट्रक्टिव का केस है तो जरा खुद से बताइए तो क्या बनेगा, खुद से कीजिए। फॉर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस पाथ डिफरेंस कैसा रहेगा बताइए, तो खुद इसको लिखिए जरा, कीजिए तो।
ओके, आइए देखते हैं। कुछ लोग कह रहे हैं 2n+1 लेमडा बाई 2 होगा। देखते हैं। दूसरा केस है फॉर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। तो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ, देखिए फाई इज इक्वल टू के एक्स इज इक्वल टू 2 पाई बाई लेमडा इंटू एक्स इज इक्वल टू डिस्ट्रक्टिव है केस 2n+1 इंटू पाई get cancel out and lambda, sorry, x is equal to 2n+1 by 2 into lambda। जब 0 1 2 3 चूंकि n इज इक्वल टू 0 1 2 3 पुट करेंगे तो देखिए तो x की क्या क्या वैल्यू आएगी। तो 0 पुट करेंगे, देखिए लेमडा बाई 2, 1 पुट करेंगे, देखिए 3 लेमडा बाई 2, 2 पुट करेंगे 5 लेमडा बाई 2, 7 लेमडा बाई 2 अप टू से सो ऐसे ही। तो देखो 1 3 5 7, तो कहेंगे ऑल ऑड इंटीग्रल मल्टीपल, इसका मल्टीपल ऑफ लेमडा बाई 2, लेमडा बाई 2 का सारा ऑड इंटीग्रल मल्टीपल होगा। यदि लेमडा बाई 2 मिले या ये मिले या ये मिले या ये मिले, सारे केसेस के लिए डिस्ट्रक्टिव मिलेगा। डिस्ट्रक्टिव केस में इंटेंसिटी क्या होती है वो पढ़ लिया, एम्पलीट्यूड क्या वो पढ़ लिया, ये सब हमने देख लिया। ठीक है, इसको लिख जाओ और पूरा एक बार जरा रिवाइज कर जाओ। तो जितने भी केसेस हम लोग पढ़े हैं एक बार रिवाइज कर जाओ, सारे रिजल्ट एकदम दिमाग में हो जाने चाहिए। एक बार सारे रिजल्ट देख जाइए तो जल्दी से, जिसने सबका रिजल्ट यदि ध्यान में आ जाए, दिमाग में हो जाए कि हम सारे कॉपी बंद करेंगे, तो जितना भी रिजल्ट पढ़ाया गया है बस एक बार ये केस होगा तो ये रिजल्ट होगा, ये केस होगा तो ये रिजल्ट होगा, हमें क्लियर हो चुका है, हम बता देंगे। कभी 1.5 मिनट का समय लो, सारे रिजल्ट दिमाग में बैठाओ, लर्न करो उसको। रटना नहीं। पहले लिखो देन क्वेश्चन पे मूव करेंगे।
रिवाइज कर लिए सभी लोग? चलिए देखिए, पहले इस क्वेश्चन को करते हैं। देखिए दिया है, टू साउंड सोर्स ऑफ सेम frequency produce intensity I and 4I at a point P. When used individually, if both are sounded together, find the intensity at point P. If the two wave reaches at the point P with the phase difference 2 pi by 3, phi बराबर 2 pi by 3, I1 बराबर दिया है I एंड I2 इज इक्वल टू दिया है 4I। आपको रिजल्टिंग इंटेंसिटी IR पूछा हुआ है। चलिए बताइए जल्दी से। अच्छा देखिए तो अंडर रूट I1 प्लस I2 प्लस 2 अंडर रूट I1 I2 कॉस फाई। तो चलिए यहाँ पे लिख रहा हूँ I1 प्लस 4I1 4I नहीं 4I प्लस 2 अंडर रूट 4I स्क्वायर और cos 2 पाई बाई 3, बताइए कितना होगा, इंटू cos 2 पाई बाई 3। तो यहां से हो गया ये 5I, ओके, और यहाँ हो गया ये माइनस 2 to 4I, ओके। देखो 2 पाई बाई 3 तो कहेंगे पाई, इसको लिख सकते हैं, देखो cos 2 पाई बाई 3 इज इक्वल टू cos पाई पाई माइनस पाई बाई 3 इज इक्वल टू माइनस ऑफ cos पाई बाई 3, ओके। और cos पाई बाई 3 बराबर कितना होता है वैल्यू, तो देखिए ये हो गया माइनस cos 60 डिग्री, 60 डिग्री यानी माइनस 1/2। तो ठीक है, यहाँ से 1/2 करेंगे तो 1/2 तो 2 2 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे 2 आएगा,
इंटू इंटू 1/2। कोई कंफ्यूजन है तो बताइए। तो यहाँ से ये हो जाएगा 2i कैंसिल हो जाएगा, 2i बन जाएगा और यहाँ फाइनल आंसर इज द 3i। रिजल्टिंग इंटेंसिटी इज द 3i। ठीक, ये हो गया आपका आंसर। मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन। Sound from the two identical source S1 S2 reaches at point P. When both sounded together with same phase, the intensity at point P is I naught, and the power of S1 is now reduced by 64%, and the phase difference between S1 and S2 is varies continuously. Then find the ratio of the maximum and the minimum intensity at point P. निकालिए। अच्छा क्वेश्चन, करिए तो। आइडेंटिकल साउंड सोर्स है, यानी दोनों की इंटेंसिटी सेम है इंडिविजुअली, दोनों की इंटेंसिटी सेम है। एट्टी वन इज टू वन, वंशिका का आंसर आया है 81:1। और कोई? एट्टी वन इज टू 49। और कोई? देते जाओ, दे तो सबका आंसर आना चाहिए।
30 सेकंड और। शुभम 16:1, खुशबू 60:1। सर प्लीज फेज डिफरेंस कंटिन्यूसली वैरी करने का क्या मतलब है? कंटिन्यूसली वैरी करने का मतलब है कि एक बार मैक्सिमम मिल रहा होगा कि मिनिमम मिलेगा। कोई एक ऐसा फेज डिफरेंस आएगा जहाँ पे एक बार मैक्सिमम मिलेगा, कोई ऐसा फेज डिफरेंस आएगा जहाँ पे मिनिमम मिलेगा। तो लो, तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, तो आई मैक्सिमम बराबर होता है 4i, 4 गुना हो जाता है। और 4i जो है, मान लेते हैं इंडिविजुअल का यदि i है तो ये हो जाएगा आई नॉट के बराबर। तो ये आई बराबर हो गया आपका आई नॉट बाई 4। ये हो गया इंडिविजुअल। इंडिविजुअल और का इंटेंसिटी। इंटेंसिटी। अच्छा, अब कंडीशन कह रहा है कि द पावर ऑफ S1 इज नाउ रिड्यूस बाय 64% से घटा दिया, तो I1 हो जाएगा आपका 36%, यानी 0.36i हो गया। यदि I आपका 100% है तो कितना हो जाएगा? 0.36i। एंड I2 आपका उतना ही, I2 इज इक्वल टू I। ओके, नाउ फेज डिफरेंस कंटिन्यूसली वेरी, तो फाई की एक वैल्यू आएगी जहां पर फाई बराबर 2n पाई मिलेगा, इसमें से कोई भी एक मिलेगा तो आई मैक्सिमम बन जाएगा। कुछ बात समझ में आ रही है? और फाई की वैल्यू यदि एक बार 2n प्लस 1 पाई को मिल जाएगा तो वहां पे आई मिनिमम मिल जाएगा। बोलो, तो वैल्यू पुट करते हैं। तो रेशियो पूछा है मैक्सिमम का, तो हम लिख सकते हैं रूट I1 प्लस रूट I2 अपॉन रूट I1 माइनस रूट I2 का होल स्क्वायर। तो कोई भी वैल्यू पहले या बाद में पुट कर सकते हैं, जो बड़ी है उसको पहले पुट कर लीजिए आप। तो यहाँ से देखिए, तो रूट लिखेंगे तो ये 0.6 हो जाएगा, तो 0.6 आई प्लस ये आई ही हो जाएगा। तो देखिए, तो रूट आई को हम बाहर कर लेते हैं ऐसे, तो रूट आई हमारा कॉमन होकर कैंसिल हो जाने वाला है। और यहाँ पर देखिए आई को हमने पहले लिख लिया, क्योंकि बड़ा माइनस छोटा, इसको मॉड लगा के ऐसे करें तो ज़्यादा बेहतर है। देखिए, तो यहाँ पे लिख दिया मैंने रूट आई और माइनस 0.6 रूट आई। तो रूट आई कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 1.6 डिवाइड बाई 0.4 और इस पूरे का होल स्क्वायर। ये हो जाएगा आपका 4 डिवाइड बाई 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 16:1। तो जितने लोग 16:1 का आंसर दिए हैं उनका सबका ही सही है। हाँ बोलो, क्या कहना चाह रहे हो? सर वहाँ 0.16 होगा, सृष्टि नहीं, वहाँ 0.16 कहीं नहीं होगा, यहाँ 0.6 ही होगा। ठीक है, इसका जब अंडर रूट लेंगे तो 0.6 आएगा बाहर। और बताओ, ठीक है। तो रेशियो आ जाएगा 16:1। ओके, तो देखिए जितने भी इसमें हुआ क्या, देखिए ये तो पहला स्टेटमेंट था कि दोनों आइडेंटिकल भी कह दिया होता तो इस आई नॉट का तो कोई लेना देना है नहीं। देखो,
आई नॉट है तो हम ठीक है, हम इससे बता सकते हैं कि हाँ इंडिविजुअल कितना होगा, तो कहेंगे आई नॉट बाई 4 होगा। बाकी बाकी जो जब हमें रेशियो ही निकालना है तो ये स्टेटमेंट नहीं भी देता, सिर्फ लिख देता कि 2 आइडेंटिकल सोर्सेज S1 and S2 if the intensity of first source is decreased by 64% एंड सेकेंड को वैसे ही कुछ नहीं बोलता एंड द फेज डिफरेंस इज कंटिन्यूसली वेरी, तभी ये आंसर आता। ये स्टेटमेंट देने की अगली आवश्यकता भी नहीं थी क्योंकि उसका यूज भी नहीं था। ठीक है ना। तो अगली क्लास में हम लोग यहीं से बच्चों आगे करेंगे, और आपको जितना भी रिजल्ट मैंने पढ़ाया है आप थोड़ा सा इस रिजल्ट को देख के आइएगा। अब क्वेश्चन का वेरिएशंस और होंगे, उस पर बेस्ड हम लोग क्वेश्चन करेंगे, और आप जितने भी रिजल्ट थे वो सारे रिजल्ट एक क्वेश्चन भी है, साथ में कंसेप्ट भी है, और सारे आपके माइंड में होने चाहिए। ठीक है। देखिए वेव एक ऐसा टॉपिक है जो बहुत ज़्यादा कठिन नहीं है, पर इसमें बहुत छोटे छोटे ऐसे मॉड्यूल्स हैं जो सबको संभाल के रखना थोड़ा सा इम्पॉसिबल टास्क हो जाएगा, क्योंकि छोटे छोटे रिजल्ट्स हैं, और सबको आप यदि कोई क्वेश्चन पूछ दिया जाएगा तो आप शुरू से लेकर उस रिजल्ट पर आएंगे तब तो नहीं हो पाएगा। उस रिजल्ट को आपको याद, बेस्ट स्ट्रेटजी पढ़ने का। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्लास में हम लोग आगे करेंगे। थैंक यू।